हर साल दुनिया में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाते हैं और दुनिया की 60% से अधिक मरीन फिशरीज गंभीर गिरावट का सामना कर रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया की लगभग 2/3 आबादी वाटर स्कैर्सिटी वाले क्षेत्रों में रहने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि प्राकृतिक संसाधन आखिर खत्म क्यों हो रहे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन यानी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को डिटेल में समझने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे मानव सभ्यता का विकास प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रहा है, लेकिन उसी विकास ने एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल सिस्टम्स पर भारी दबाव भी डाला है। किसी भी समाज की सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वांटिटी, क्वालिटी और उनके ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पर निर्भर करती है। लेकिन असली चैलेंज यह है कि एक तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लगातार विकास को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स अपनी सीमाएं दिखा रहे हैं। इसलिए आज केवल इकोनॉमिक ग्रोथ काफी नहीं है, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ चले। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना जरूरी क्यों हो गया है? आइए देखते हैं कुछ शॉकिंग ग्लोबल फैक्ट्स ना। अगले 25 वर्षों में दुनिया की पॉपुलेशन में 2 बिलियन लोग और जुड़ जाएंगे। 2025 तक दुनिया की लगभग 2/3 आबादी वाटर स्कैर्स एरियाज में रहने लगेगी। अगले 40 वर्षों में फूड प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा। लेकिन आयरनी यह है कि दुनिया की 23% कृषि भूमि पहले ही डिग्रेड हो चुकी है। हर साल 12 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाते हैं और मरीन फिशरीज लगातार कोलैप्स की ओर बढ़ रही हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे छोटे आइलैंड नेशन डूबने के खतरे में है। 1.5 बिलियन लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की इकोनॉमिक कॉस्ट जीडीपी के 4 से 8% तक पहुंचती है। यूएनईपी की रिपोर्ट ने वार्निंग दी थी कि टाइम इज रनिंग आउट, लेकिन फिर भी हम पुराने अनसस्टेनेबल मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब हम समझेंगे कि मानव सभ्यता का डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन तक पहुंचा। लगभग 8000 ईसा पूर्व तक मानव फॉरेजर्स ऑफ वाइल्ड फूड यानी खाना बदोश थे। मानव उस समय शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे। और फिर लगभग 8000 बीसी के बाद लोग एग्रीकल्चरल मोड ऑफ लाइफ में बस गए। इसके बाद कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज आए। टूल्स बने, ट्रेड बढ़ा और सोसाइटीज विकसित होने लगी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। कॉलोनाइजेशन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का बड़े स्तर पर दोहन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दिया। अब फोकस केवल पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ाने पर था। सॉइल फर्टिलिटी और लैंड डेग्रेडेशन को इग्नोर किया जाने लगा। और अगर पूरा डेवलपिंग वर्ल्ड इसी अनसस्टेनेबल मॉडल को अपनाता है तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए यह प्लेनेट रहने योग्य नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर कैसे करें? इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि समाज एनवायरनमेंट पर कितना प्रेशर डाल रहा है, एनवायरनमेंट की करंट कंडीशन क्या है और गवर्नमेंट्स उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रही हैं। इंडिकेटर्स को 4 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सोशल इंडिकेटर्स, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, लिटरेसी, हाउसिंग और सिक्योरिटी। दूसरा है एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फॉरेस्ट एरिया, बायोडाइवर्सिटी, वाटर पॉल्यूशन। तीसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे जीडीपी पर कैपिटा, एनर्जी कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स।
और चौथा है इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, R&D एक्सपेंडिचर, डिजास्टर लॉसेस। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, यह सोसाइटी, इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशंस और इकोलॉजी सबको साथ लेकर चलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एग्रीकल्चर सेक्टर से भी समझते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग धीरे धीरे बदलकर मॉडर्न हाई इंटेंसिटी एग्रीकल्चर में बदल गई। मैकेनाइजेशन बढ़ा, केमिकल्स का यूज बढ़ा, नई टेक्नोलॉजीज आई और उसके बाद आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1940 के दशक में मेक्सिको में हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स डेवलप किए गए। 1960 और 70 के दौरान यह मॉडल एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक फैल गया। कई देशों ने 30 से 40 वर्षों में फूड प्रोडक्शन डबल कर दिया। लेकिन इसकी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आए, जैसे टॉप सॉइल डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, फैमिली फार्म्स का डिक्लाइन और रूरल कम्युनिटीज का ब्रेकडाउन। और अब एग्रीकल्चर भी वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोजन का बड़ा कारण बन गई। इसके कारण यूट्रोफिकेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी बढ़ते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल होगी। इसके लिए कई प्रैक्टिसेस आवश्यक हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ साइट, स्पीशीज एंड वैरायटी, यानी ऐसी क्रॉप्स चुननी चाहिए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हों और लोकल सॉइल कंडीशंस के अनुकूल हों। दूसरा, डाइवर्सिटी, मोनोकल्चर मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स और लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन जरूरी है। तीसरा, सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी को लिविंग मीडियम मानना होगा और कंपोस्ट, कवर क्रॉप्स और कम टिलेज का यूज करना होगा, इससे सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है। चौथा, एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर निर्भरता बढ़ानी होगी और केमिकल्स का यूज केवल तभी जब वह सस्टेनेबल हो। पांचवा, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का ध्यान रखना, हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो एनवायरनमेंट और कम्युनिटी दोनों को स्ट्रेंथन करे। अब सवाल यह है कि एग्रीकल्चर को आखिर मेजर कैसे करेंगे। तो इसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडिकेटर्स जैसे सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल लॉस, न्यूट्रिएंट बैलेंस, पेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी बैलेंस, वाटर यूज और सोशल कैपिटल। उदाहरण के लिए, अगर सॉइल कार्बन कम हो रहा है तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, और अगर ग्राउंड वाटर में पेस्टिसाइड्स बढ़ रहे हैं तो यह भी डेंजर सिग्नल है। लेकिन अगर लोकल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो यह पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाएगा। अब एनिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को समझते हैं। क्रॉप और लाइव स्टॉक सिस्टम्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। एनिमल सिलेक्शन लोकल क्लाइमेट और फीड अवेलेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। हार्डियर ब्रीड्स कम रिसोर्सेस में भी सरवाइव कर सकती हैं। फीड कॉस्ट्स को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि यह सबसे बड़ी वेरिएबल कॉस्ट होती है। हर्ड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्वस्थ पशु रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। ग्रेजिंग मैनेजमेंट भी जरूरी है ताकि वेजिटेशन कवर डिस्ट्रॉय ना हो। नहीं, अब अगर वाटर की बात करें तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर बन चुका है, इसलिए ड्रॉट रेसिस्टेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स डेवलप करनी होंगी। लेकिन एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, नाइट्रेट्स और सैलिनाइजेशन वाटर क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इंडस्ट्री सेक्टर को समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इंडस्ट्री सतत विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कई स्टेजेस से गुजरा। इंग्लिश सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, टेलरिज्म, क्वालिटी कंट्रोल और फाइनली फ्लेक्सिबल होलिस्टिक अप्रोच। आज इंडस्ट्रीज मास प्रोडक्शन से हटकर टेलर्ड प्रोडक्शन की ओर बढ़ रही हैं। एजेंडा 21 के अनुसार ट्रेड और इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी है।
लेकिन इंडस्ट्रीज को रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करना होगा। कॉरपोरेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टूल्स का उपयोग करना होगा। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और वाटर मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ाना होगा। चलिए अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। टेक्नोलॉजी के कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी तेजी से एक्सपैंड हुआ। अब सप्लाई चेन्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण सर्विस सेक्टर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों की डिमांड्स पूरी कर रहा है, लेकिन इसके लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और बेटर गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। क्या आपने नोटिस किया है कि कई वॉर्स नेचुरल रिसोर्सेज के कारण भी होते हैं? आज मिलिट्री एक्सपेंशन और कॉरपोरेशंस के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर दुनिया के जीएनपी का लगभग 3% है। कई बार सोशल स्पेंडिंग से भी ज़्यादा पैसा वेपन्स पर खर्च होता है। लैंड माइंस हर साल लगभग 2.5 मिलियन नई बिछाई जाती हैं और वे 50 वर्षों से अधिक समय तक एक्टिव रह सकती हैं। उन्हें हटाने की कॉस्ट 33 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचती है। कॉन्फ्लिक्ट कमोडिटीज जैसे आयल, डायमंड्स, टिम्बर और कोलेटन और आज भी वॉर्स को फाइनेंस करते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट स्टेट्स में सिविल वॉर का रिस्क 4 गुना अधिक होता है। अब आते हैं क्वेस्ट फॉर कंफर्ट पर। मानव हमेशा बेटर लाइफस्टाइल चाहता है। मोर फूड, क्लीन वाटर, चीप एनर्जी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसी कंफर्ट की तलाश ने कंज्यूमरिज्म को जन्म दिया। कंज्यूमरिज्म इस बिलीफ पर आधारित है कि जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी, मार्केट उतना ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन हाई कंजम्पशन हमारे नेचुरल हैबिटेट्स का सबसे बड़ा किलर बन चुका है। अगर सोसाइटी बदलनी है तो लाइफस्टाइल भी बदलना होगा। अब सवाल है, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है? पहला, ईट थॉटफुली। लोकल फूड को प्रेफरेंस दें, प्रोसेस्ड फूड्स कम करें, ऑर्गेनिक ग्रोइंग को सपोर्ट करें। दूसरा, शॉप थॉटफुली। ऐसी चीजें खरीदें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों और अननेसेसरी कंजम्पशन कम करें। तो आज हमने समझा कि नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन मानव विकास का एक बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने एनवायरनमेंट पर भारी दबाव डाला है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, डिफेंस इकोनॉमी और कंज्यूमरिज्म को डिटेल में समझा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों साथ चलें। अगले लेक्चर में हम पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।